हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज पढ़ने जा रहे हैं माइकोलॉजी सब्जेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी का है काफ़ी लेक्चर को अपलोड किया है, काफ़ी लेक्चर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज भी यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ था सिस्टमिक माइकोसिस के रिगार्डिंग में माइकोलॉजी का ही टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम इसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन बार बार इसलिए एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको हर चीज़ कंटेंट पता चलता रहे। ठीक है, तो सुपरफिशियल माइकोसिस, क्यूटेनियस माइकोसिस और सब क्यूटेनियस माइकोसिस, इनको हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बात करेंगे सिस्टमिक माइकोसिस, और सिस्टमिक में हम हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक ना, ब्लास्टोमाइकोसिस, पैराकोक्सीडियो आइडियो माइकोसिस, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। रिमेनिंग यहाँ पर बचा था कोक्सीडियो आइडियो माइकोसिस और सेकंड यहाँ पर क्रिप्टोकोकेसिस। ठीक है, तो ये दो माइकोसिस सिस्टमिक के अंतर्गत बचे हुए थे। तो आज यहाँ पर हम कोक्सीडियो आइडियो आइडोमाइकोसिस को डिटेल्स में देखेंगे। रिमेनिंग यहाँ पर फिर हम क्रिप्टोकोकेसिस के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे या देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोक्सीडियो आइडियो माइकोसिस के बारे में, ठीक है, कोक्सीडियो आइडियो माइकोसिस, इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर पहले हम इसका की पॉइंट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है इस फंगस का, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट है। इन सभी को हम डिटेल्स में समझेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर लेक्चर में आने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर जो हमने इमेज को डाला है, ठीक है, इसको समझते हैं। एक्चुअल में ये एक तरह का है ग्रेलोमेशन का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि ग्रेलोमाइटिस डिजीज उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके बॉडी में अपीयर होगा अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो। ठीक है, मार्फोलॉजी में आपको किस इस तरीके से चैन या कि सेप्टेड हाइफी के रूप में नजर आएगा। ठीक है, इन सभी को भी हम डिटेल्स में समझेंगे। इंट्रोडक्शन समझते हैं कि फंगस का कॉजेटिव एजेंट कौन कौन सा है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि इस फंगस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, कोक्सीडियो आइडिस इमिटिस है। ठीक ना, कोक्सीडियो आइडिस इमिटिस, ये इसका क्या नाम है, फंगस का नाम। और ये जो डिजीज कोज करता है तो प्राइमरली लंग्स में इन्फेक्शन कोज करता है, प्राइमरी लंग्स में डिजीज कोज करता है। और ये एक तरह कैसा होता है, डायमॉर्फिक फंगस होता है। डायमॉर्फिक फंगस का मतलब यहाँ पर है कि ये माइक्रोस्कोपी जब आप करेंगे तो कल्चर में कुछ अदर तरीके से मार्फोलॉजी शो करेगा, और केएस माउंट जब करेंगे तो उसमें अदर तरीके से अपनी मार्फोलॉजी को शो करेगा। ठीक है, इसलिए इसको डायमॉर्फिक फंगस कहा जाता है। एक चीज और यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि जितने भी सिस्टमिक माइकोसिस है ये सभी के सभी के क्या हैं, डायमॉर्फिक फंगस ही होती हैं। ठीक है, आगे समझिए कि इट अकर्स एज द प्राइमरी इन्फेक्शन इन द लंग्स इन द इंडेमिक एरियाज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सबसे प्राइमरी इन्फेक्शन लंग्स में करता है। कैसे करता है, क्योंकि इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है तो कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी रूट से ही होता है, इसलिए प्राइमरली इन्फेक्शन ये लंग्स में करता है। देन इसके बाद धीरे धीरे ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे होल बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और सबसे पहले इसको यहाँ पर जो इंडेमिक के रूप में देखा गया था साउथ वेस्ट यूएसए में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये नॉर्थन मैक्सिको वेयर द फंगस इज द स्प्रेड इन द सॉइल इन द रोटेन। यहाँ पर ये पॉइंट को समझिए, ठीक है, कि प्राइमरली इन्फेक्शन ये लंग्स में कर रहा है, लेकिन जो एपिडेमिक देखा गया था इंडेमिक की कंडीशन तो साउथ वेस्ट यूएसए और नॉर्थ मैक्सिको में देखा गया था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट एरिया है प्रेजेंट होने का, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये पाया जाता है तो जो सॉयल मिट्टी होती है, डिकेइंग मटेरियल होते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। और स्पेशली जो रोटेंड होते हैं, ठीक ना, जो जानवर बिल बना करके रहती हैं, ठीक ना, मिट्टी के अंदर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर ये डायरेक्ट फंगस देखने को नहीं मिलता है, फंगस का जो अर्थो स्पोर्स होता है, ठीक है, मतलब फंगस के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है जिसको हम अर्थरो स्पोर्स बोल रहे हैं, यही वहां पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये डस्ट पार्टिकल के थ्रू आपके रिस्पायरेटरी के थ्रू लंग्स में एंट्री कर जाएगा और इन्फेक्शन कॉज कर देगा। क्लियर।
कुछ इस तरीके से इस इमेज से भी आप समझ सकती हैं। चलिए इंट्रोडक्शन समझ गए, सेकंड समझेंगे इसकी मार्फोलॉजी। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक तरह का है डायमॉर्फिक फंगस है, ठीक है। डायमॉर्फिक फंगस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर इसको आप टिश्यू कल्चरिंग करेंगे, टिश्यू में देखेंगे तो ये ईस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसी को आप कल्चर करके देखेंगे डायरेक्ट एसटीए में तो ये माइसेलियल फॉर्म में दिखाई देगा, इसलिए इसको डायमॉर्फिक फंगस कहा जाता है। It differ from the other dimorphic fungi as it grow as a mycelium form at the both 37 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस यूजली द कल्चर। दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि जब आप इसको कल्चरिंग करेंगे तो दो तरीके से इसका टेम्परेचर देंगे आप 37 और 25, दो तरीके से टेम्परेचर देंगे तो ये जो ऑकर्स हो रहा है तो माइसीलियल फॉर्म आपको नजर आएगा और साथ में ये ईस्ट फॉर्म भी नजर आएगा, ठीक है। तो जो ईस्ट फॉर्म नजर आएगा जिसको हम स्फेरूल्स कहते हैं, आगे इमेज से समझेंगे स्फेरूल्स होता क्या है। तो ये आपको 37 डिग्री के टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, जबकि जो माइसीलियल फॉर्म होता है वो 25 डिग्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे समझिए द ईस्ट फॉर्म इज द स्फेरूल्स है, जो स्फेरूल्स होता है वो ईस्ट फॉर्म होता है, 25 से लेकर 75 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है और ये एक्चुअल में थिल डबल रेक्टाइल वॉल के रूप में प्रेजेंट होता है जिसको हम इंडोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और ईच इंडोस्पोर्स गिव राइज इन द न्यू स्पिरूल्स, मतलब कि जितने भी इंडोस्पोर्स होती हैं एक नया स्पेरूल्स का फॉर्मेशन करते रहती हैं, ठीक है। माइसीलियल फेज कंटेन द स्यूडोहाइफी, जो माइसीलियल फेज होता है वो स्यूडोहाइफी को कंटेन कर रहा है जो कि फ्रेगमेंट इनटू द बैरल शेप्ड अर्थ्रोस्पोर्स। बैरल का मतलब यहाँ पर ये होता है घुमावदार, ठीक है। कुछ इसमें से आप समझ सकती हैं इस इमेज से, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है अर्थ्रोस्पोर और अर्थ्रोस्पोरोस को ही बैरल शेप बोला जा रहा था। ये आप शेप याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा। और ये जो माइसीलियल होता है तो ये आपको स्यूडोहाइफी के रूप में नजर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ईस्ट फॉर्म जो होता है तो आपको इस तरीके से इंडोस्पोर्स के रूप में नजर आएगा, और जो फुली डेवलप इंडोस्पोर्स हो जाता है तो इस तरीके से नजर आएगा, अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आए जिसको हम इंडोस्पोर्स कहती हैं और बाहर वाला जो लेयर होगा उसको हम स्पेरूल्स कहती हैं। और यही दोनों मार्फोलॉजी आपको माइक्रोस्कोपी में नजर आएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरीके से मार्फोलॉजी यहाँ पर नजर आ रही है, एक तो माइसीलियल फॉर्म है जिसको हम स्यूडोहाइफी या कि अर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और एक होती है ईस्ट फॉर्म जिसमें से इंडोस्पोर और स्पेरूल्स दोनों प्रेजेंट हैं। क्लियर, इतना समझ गए इसके रिगार्डिंग में। आगे समझिए इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये एक तरह का है क्रोनिक इन्फेक्शन कोज करता है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन होने के कारण इसको एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में रखा गया है, ठीक है। अब अगर ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन से आगे की ओर स्प्रेड होता है दैट मीन्स कि मतलब कि इम्यून सिस्टम अगर वीक हो रहा है, ठीक है, तो ये रिगार्डिंग देखने मिली। तो प्राइमरी ये इन्फेक्शन आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करेगा, मतलब लंग्स में। और लंग्स में जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा और नोटबुक में भी नोट करके रखिएगा कि प्राइमरली इन्फेक्शन ये आपके पल्मोनरी में करेगा, लंग्स में करेगा, और ये माइल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर नजर आएगी, जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। तो माइल्ड सिम्टम्स नजर आता है स्टार्टिंग में, जैसे कि रनी नोज होगा, ठीक है, मैजिया आएगी और वाइटरी आइज बनी रहेगी, ये सभी देखने को मिलेगा आपको प्राइमरी इन्फेक्शन में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वल्ले फीवर या कि डिजार्ड रिमेटोइसिस में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से पूछा गया है कि वल्ले फीवर जो होती है तो किस फंगस के कारण उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा कोक्सीडियो आइडो माइकोसिस के कारण होती है। एक्चुअल में वल्ले का मीन्स ही होता है घाटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो घाटी में रहने वाले आदिवासी थे, ठीक है, तो वहां पर ही इसको पहले डिटेक्ट किया गया था, उन्हीं पर्सन में ये इन्फेक्शन देखने को मिला था, तो इसीलिए यहाँ पर इसको वल्ले फीवर रखा गया है। क्लियर। सेकंड, अगर इन्फेक्शन आपके बॉडी में अपीयर होता है तो धीरे धीरे ये हिमेटोजिनस के रूट के थ्रू स्प्रेड होगा, मतलब डिसेमिनेटेड डिजीज के रूप में, और ये आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, साथ में स्किन और बोन्स मतलब कि होल बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है।
क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसेमिनेटेड डिजीज के रूप में भी नजर आएगा, जिसको हम कोक्सीडियल ग्रेनुलोमा भी कहती हैं। कोक्सीडियल ग्रेनुलोमा कुछ इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये आपके जो होता है बॉडी में नजर आएगा, और इस तरीके से जो सिम्टम्स नजर आएगा उसको बोला जाता है पल्ले फीवर। क्लियर। लेकिन ये अनकॉमन होता है, ज्यादा कॉमन नहीं है, देखा जाए तो ये 1% ही होता है, लेकिन ये फैटल होता है, हाईली फैटल देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप समझ गए पैथोजेनेसिस के रिगार्डिंग। चलिए इसकी अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ लेते हैं कि अब जिस पर्सन को इन्फेक्शन हो गया तो अब इसकी आप कैसे डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर स्पेसिमेन की। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन अगर लंग्स में किया है तो आप इसका स्पूटम ले सकते हैं बेस्ट तरीके से, पस ले सकते हैं, या कि ज़्यादा क्रोनिक हो गया है तो उस रिगार्डिंग में आप बायोप्सी भी ले सकती हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करिए केएच माउंट करके, तो इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ द मैच्योर स्पिरूल्स नजर आएंगे कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये सेल्स के अंदर ये पूरे स्पेर्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, जब आप इसकी एच एंड स्टेनिंग करेंगे कि पास स्टेनिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको टिश्यू में नजर आएंगे। अंदर वाला जो पार्टिकल्स रहेगा वो इंडोस्पोर्स रहेगा, ठीक है, और जो बाहर वाली लेयर के रूप में रहेगा जिसको हम थिक वॉल्ड कह रहे हैं तो ये स्पेर्यूल्स होता है। ठीक है, और इसको आप जब केएच माउंट में करेंगे तो इस तरीके से ये माइसेलियल सेप्टेड फॉर्म में नजर आएगा। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट समझिए इसकी कल्चरिंग। कल्चरिंग में क्या करना है, आपके पास स्पेसिमेन आया है, इनोकुलेट करिए और इसको इंक्यूबेट कर दीजिए एसडीए अगार मीडिया का यूज करके 37 से या कि 25 डिग्री सेल्सियस में। उस दौरान आपको, ठीक है, काफी इसकी कॉलोनीज नजर आएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि स्पेसिमेन इज इनोकुलेटेड इन द एसडीए मीडिया इन द टेस्ट ट्यूब, ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको टेस्ट ट्यूब में ही इनोकुलेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अगर एयर भी थोड़ी सी इसमें पेनिट्रेट होगी, अगर एंट्री करेगी तो उसमें भी ये अदर तरीके से कुछ जो फंगस होंगे तो ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, तो सिंस द आर्थ्रोस्पोर्स आर द हाईली इन्फेक्टियस एंड द रेडली द एयरबोर्न, वही चीज हमने बताया कि ये एयरबोर्न एक तरह का है, देयरफॉर इसलिए पेट्री डिस्क शुड नॉट बी द यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द कोक्सीडियोआइडिस इमिटिस। ठीक ना, मतलब कि कोक्सीडियोआइडिस इमिटिस जो होता है इसको पेट्री डिस्क में इसलिए नहीं रखा जा रहा क्योंकि ये एयरबोर्न इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक ना, इनोकुलेटेड मीडिया आर द इंक्यूबेटेड एट द 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 वीक्स हैं। क्लियर, septate hyphae which fragment into the thick walled आर्थ्रोस्पोर्स इन द चैन आर द फाउंड, मतलब कि अगर सेप्टेड हाइफी नजर आएगी तो फ्रेगमेंट के रूप में रहेगी और थिक वाल आर्थ्रोस्पोर्स रहेगा और चैन के फॉर्म में नजर आएगा। अभी जो हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर, ड्यू टू द हाईली इन्फेक्शन द नेचर ऑफ द कोक्सीडियोआइडिस इमिटिस, ठीक है, मतलब इसका नेचर में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर आप कल्चर को कंफर्म करना है, ठीक है, या कि इसको आप कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे तो उस दौरान पर आप रैपिडली इसका डीएनए प्रोब चेक करिए, ठीक ना, या कि एक जो एंटीजन टेस्टिंग करिए, उस दौरान पर आपको इसका कन्फर्मेटरी पता चल जाएगा कि हाँ यही इन्फेक्शन है। लेकिन लेस रिस्क लेबोरेटरी पर्सनल, ठीक ना, जो लेबोरेटरी पर्सन होते हैं उसको लेस रिस्क देखने की मिलता है इस तरीके से टेक्निक अप्लाई करने पर। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग में है सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी में आप इसकी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं सीरम का यूज करके, जिसमें से इम्यून डिफ्यूजन टेस्ट करेंगे। इसके लिए एक स्किन टेस्ट किया जाता है, जिस तरीके से आप मोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये भी टेस्ट होता है। इसको इंट्राडर्मल स्किन में जो होता है टेस्टिंग की जाती है, और इसमें जो एंटीजन यूज किया जाता है इस एंटीजन को नाम याद रखना आपको, कोक्सीडिया आइडिन एंड एंटीजन, ठीक ना, कोक्सीडियोआइडिन ये एंटीजन का नाम है फ्रॉम द फंगस। इट इज द डिलेड टाइप या कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसमें किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलती है, डिलेड या कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर, इतना आप समझ गए इसके रिगार्डिंग में। तो ये छोटा सा लेक्चर था, तो हमने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दें और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हम फर्दर आपको लेक्चर अवेलेबल करते रहेंगे। क्लियर, तो थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए। क्लियर, थैंक यू सो मच।